नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। मैं इस समय सीतामढ़ी जिला के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, साथ में प्रदेश प्रवक्ता जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है शम्स शाहनवाज जी, वो मेरे सामने बैठे हैं। आज हम कुछ यहाँ पर ज्वलंत मुद्दों पे बात करने के लिए आए हैं, जैसे इस एरिया का विकास के बारे में, थोड़ी सी इनकी राजनीतिक जो सफ़र है उनके बारे में। तो इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय बिहार में जो राजनीतिक जो बहुत ज़्यादा एक उथल पुथल हो चुका है। आप देख रहे हैं कि अभी जो थोड़े दिन पहले जो दूसरे लोगों के साथ गठबंधन था, आज वो पाला छोड़ करके मुख्यमंत्री जी दूसरे पाले में गए हैं। तो अब इस समय कांग्रेस भी उसमें सहभागी है। तो आइए तो हम शम्स शाहनवाज जी के पास चलते हैं। तो सर, आपका मेरा चैनल में सर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद बी न्यूज़ का, और ख़ास तौर पे आपका इसलिए भी कि लगातार सीतामढ़ी ज़िला और बिहार की जो खबरें हैं, जो हलचल है, वो आपके चैनल के ज़रिए पूरी दुनिया उसको देखती है और बहुत ईमानदारी से आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। और आज हमारे पास आप आए हैं सीतामढ़ी में, इसलिए आपका स्वागत, अभिनंदन भी है। और हमें उम्मीद भी है कि आगे भी आपका चैनल बहुत ईमानदारी से काम करेगा। सर, एक चीज़ बताएं आप शाहनवाज जी कि आप देख रहे हैं कि जो सीतामढ़ी जो ये एक ऐतिहासिक एक भूमि है, पृष्ठभूमि है, जिसका इतिहास में वर्णन है और बहुत सारे पृष्ठों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माँ जानकी का जन्म धरती हो गया, आपका इधर हलेश्वर नाथ हो गए, इधर पथपाकर हो गया, इधर बहुत सारे चीज़ों से ये जुड़ा। या अगर कहें, अगर इस जगह को अगर पर्यटक स्थल में इसको विकसित किया जाए तो आज ये शायद जगह कहीं इससे कहीं और होता। जैसे आप कह सकते हैं कि इसको मतलब जैसे वैष्णो देवी हो जाता है, रामेश्वरम है, या बहुत सारा जो चीज़ है, अगर हम कहें कि बहुत सारा जो दार्शनिक स्थल है, टूरिज्म पैलेस है, अगर ये चीज़ यहाँ पे बनता तो सीतामढ़ी की क्या छवि होती? देखिए, सीतामढ़ी की पौराणिक और जो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, वो धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और माँ सीता की जन्मस्थली होने के साथ साथ सीतामढ़ी अपने आप में एक बहुत ही सुंदर स्थल है। और हम लोगों का ऐसा मानना था कि जो पूर्व के हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे हैं और उनकी दिलचस्पी नहीं थी, बहुत हद तक वो निष्क्रिय रहे, या उन्होंने इसको बहुत ईमानदारी से नहीं किया, नहीं तो आज सीतामढ़ी पर्यटन स्थल का उसको दर्जा होता और सीतामढ़ी पूरे हिंदुस्तान के मानचित्र पे चमकता हुआ जिला होता, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जनप्रतिनिधियों की जो नकारात्मक जो रवैया था उनका, उसकी वजह से हम लोग आज पीछे हैं। आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि भारत सरकार रामायण सर्किट्स पूरा ये करने से सीतामढ़ी को जोड़ना चाहती है। और बार बार सीतामढ़ी की बात होती है कि सीतामढ़ी को धार्मिक पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाएगा, उसको और तरक्की यहाँ पे होगी, रोजगार आएंगे, बहुत सारी चीज़ें रास्ते खुलेंगे। लेकिन ये सारी बातचीत हो रही है, सिर्फ लगातार बातचीत हो रही है। मेरा ऐसा मानना है कि तत्काल, बहुत जल्दी, और मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें एकदम रुकने की ज़रूरत नहीं है सरकार को, इसको सीतामढ़ी को धार्मिक पर्यटन स्थल का दर्जा सरकार को देना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करता हूँ कि अयोध्या में जो भव्य मंदिर का निर्माण होना है, हम सब लोग उसमें आपके साथ हैं, लेकिन माँ सीता को आप कब तक वनवास पे रखेंगे? हम लोग ये चाहते हैं, सीतामढ़ी के लोग ये चाहते हैं कि सीतामढ़ी को भी वही सम्मान मिले, माँ सीता को भी वही सम्मान मिले जो भगवान श्री राम के लिए सरकार सोचती है। उसी तरीके का भव्य मंदिर सीतामढ़ी में बने, उसी तरीके का यहाँ पर्यटन स्थल हो, यहाँ पे भी टूरिज्म का विकास हो, यहाँ पे धार्मिक जो स्थल हैं उनका विकास हो, ताकि सीतामढ़ी के अंदर एक विकास का रास्ता खुले, लोगों के लिए रास्ता बने। लोग जो आज पलायन करके सीतामढ़ी से जा रहे हैं दूसरी जगह रोजगार के लिए, उनको बाहर भटकना ना पड़े, यहीं पे हमारे पास रोजगार और सारी सुविधाएं मुहैया हो जाएं, ऐसा मेरा मानना है। बुनियादी सुविधाओं का विकास हो, और निश्चित रूप से जब इस तरीके का विकास होगा, धार्मिक पर्यटन का दर्जा मिलेगा, तो यहाँ पे बहुत सारा फंड भी आएगा और पूरे सीतामढ़ी का विकास होगा। इससे सब लोगों का फायदा होगा। सर
सर एक चीज बताए, अभी आपने भगवान राम का जिक्र किया, तो राम में तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का उसमें विकास दिख रहा है, इसलिए वो राम राम हो रहा है। लेकिन सीता में किसी का विकास नहीं दिख रहा, किसी भी पार्टी का सीता में विकास नहीं दिख रहा। राम के नाम पे तो बहुत सारा क्या कहते हैं चुनाव भी लड़ा गया, बहुत सारी बातें हुई। जैसे कि आपके जानकारी के लिए बता दूं, आप खुद राजनीतिक परिवेश से हैं, तो यहाँ के जो अभी का आपका वर्तमान सांसद किसी समय में पर्यटन मंत्री भी थे, वो चाहते तो सीतामढ़ी को क्या से क्या नहीं बना देते। तो कहीं नहीं लगता नहीं कि जो यहाँ का जो जनप्रतिनिधियों का उपेक्षा किया गया, सरकार के तरफ से उपेक्षा किया गया, उनके इसमें कुछ राजनीतिक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि कुछ पॉलिटिकल जो बातें जो होती, जैसे कि आप देखते हो कि जब भी चुनाव आता है उस समय मंदिर, मस्जिद, अरे कभी नया PFI और बहुत सारा चीज़ अभी जुड़ गया अभी राजनीतिक परिवेश में। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इन चीज़ों का नहीं फायदा होने के कारण ये मतलब उपेक्षित हो रहा है? देखिए, मैं तो इसलिए ये कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बार बार भगवान श्री राम के नाम का इस्तेमाल करती है राजनीति के लिए, चुनाव के लिए, चुनाव जीतने के लिए। लेकिन जो तथ्य है, जो सच्चाई है कि हमेशा भगवान राम के आगे सीता राम, हम लोग के यहाँ चलता है मिथिलांचल में सिया राम। तो महिलाओं को जो दर्जा मिला वो किसी भी धर्म के अंदर वो पुरुषों से ऊपर मिला है, क्योंकि हम लोगों का समाज पुरुष प्रधान है। लेकिन यहाँ नहीं लग रहा कि सीता माता को जो स्थान मिलना चाहिए। मैं एक चीज़ और भी कहूँगा, आप अदर समुदाय से होने के बाद भी आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, आप इस सीतामढ़ी के विकास की बातें कर रहे हैं, सीतामढ़ी के उद्धार की बातें कर रहे हैं, माँ जानकी की आप बातें कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ जो नेता हैं, जो सालों से सीतामढ़ी में उनका दबदबा है, क्योंकि उनके पिताजी भी यहाँ विधायक रह चुके हैं, वो खुद भी विधायक रह चुके हैं और अब वो सांसद भी है, इसके बावजूद भी सीतामढ़ी किस कारण से डेवलप नहीं हो पाया? मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि जो निष्क्रियता थी उनकी, जो उनमें जो एक जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, क्योंकि आपने इस पॉइंट को उठाया कि वो पर्यटन मंत्री थे, सही बात है कि पर्यटन मंत्री थे, उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी उस समय उनकी ये जिम्मेदारी थी कि सीतामढ़ी को। बात हमने नहीं उठाई, ये बात जनता की बातें हैं, क्योंकि मेरा काम है जनता की बात नेताओं तक लाना, जनप्रतिनिधि तक लाना, और आपकी बातों को हमें जनता तक पहुंचाना। ये मेरी बातें नहीं है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा, मैं अपने दिल से नहीं कह रहा, आना कोई मैं बना के कह रहा हूँ। नहीं, ये तो सच है और ये तो सच्चाई है कि वो पर्यटन मंत्री थे, उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी। और उनके साथ साथ जितने लोग MLA MP रहे हैं इस दौरान, इन सब लोगों की जिम्मेदारी थी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। अगर उन्होंने किया होता तो आज ये नौबत नहीं होती। आपको हैरानी होगी, आप रोड ओवर ब्रिज के बारे में, महसौल रोड ओवर ब्रिज के बारे में आपने कितनी खबरें चलाई होंगी, उसके लिए कितने आंदोलन हुए हैं, और 10-10 साल तक 2 पिलर खड़ा होता है। तो अभी तो आपके विधायक जी ने अभी स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ना, उनका बहुत सारा इंटरव्यू आ रहा है कि जी मेरे ये सालों का अथक प्रयास के कारण अब ये काम शुरू होगा। नहीं, तो विधायक जी तो अभी 2 साल पहले ही MLA बने हैं। और सच ये है कि पिछले 10 साल से जो काम पेंडिंग था, उस काम को जब तक के पूरा ना हो जाए उस पर क्रेडिट लेना मेरे हिसाब से तो बहुत ये शर्मिंदगी वाली बात है। विधायक और MLA को तो, MP और इन लोगों को, जिन लोगों की कमी की वजह से वो नहीं बन पाया, उन लोगों को तो माफ़ी मांगनी चाहिए थी जनता से। कितने लोग वहाँ पे मरीज मर गए हैं, कितने लोगों की जान गई है, लोगों को नुकसान हुआ है आर्थिक तौर पर, और बावजूद इसके नहीं हो पाया। लेकिन अब अच्छा है, हम लोग तो स्वागत किया है कि चलिए भाई, किसी तरीके से कम अब वो ROB बनने जा रहा है, तो हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि ROB बन जाएगा तो लोगों की जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैंने ROB से उदाहरण इसीलिए दी कि जो निष्क्रियता थी यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, जो उन्होंने जवाबदेही को कभी जवाबदेही नहीं समझा, इसी वजह से आज हम लोग पीछे हैं। नहीं तो सीतामढ़ी को धार्मिक पर्यटन का दर्जा मिल चुका होता और यहाँ के धार्मिक स्थलों का विकास हो चुका होता, और यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते और हर किसी का फायदा होता सीतामढ़ी का विकास। तो सर अभी तो आपकी सरकार में सहभागिता भी है,
अभी इस समय नया गठबंधन बना जिसमें कांग्रेस की भी सहभागिता है, तो क्या आप लोगों के तरफ से इन चीज़ों की पहल की जाएगी? देखिए, हम लोग लगातार, जब कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार थी केंद्र में और चिरंजीवी जी जब पर्यटन राज्य मंत्री थे, हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की ओर से, मैंने खुद उनसे मुलाकात करके पूरा एक खाका उनको दिया था, जिस पे उन्होंने मुझसे ये वादा किया था कि भारत सरकार इस पे काम करेगी। लेकिन वो सरकार नहीं बन पाई। पिछले 8 साल से तो मोदी जी सरकार में है। लेकिन निश्चित रूप तौर पर मैं आपसे ये वादा भी कर रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रतिनिधि मंडल हमारा यहाँ है, हम लोग निश्चित तौर पर हम लोग मिलकर मुख्यमंत्री से और बिहार के पर्यटन मंत्री से, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि सीतामढ़ी को धार्मिक पर्यटन का दर्जा देने के साथ यहाँ के धार्मिक स्थलों के विकास के लिए, जीर्णोद्धार के लिए बिहार सरकार जरूरी कदम उठाए और जो पैसा यहाँ लग सकता हो वो लगाए। और अगर पैसे की कमी होगी तो सीतामढ़ी के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। हम लोग अपने धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए, उसके विकास के लिए हम लोग जरूरत पड़ेगा तो चंदा भी देंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सरकारी स्तर पे ये काम हो, ताकि इसका जब विकास होगा तो पूरे जिले का नाम होगा और सब लोगों का फायदा। तो शमशाद नवाज जी, आपने बहुत अच्छी बातें कहा। अभी आप जो देख रहे हैं कि बिहार के अंदर में चाहे सरकार किसी की भी हो, पर कानून व्यवस्था 0/0 है सर। आए दिन गोलीबारी की, कहीं किसी को गोली मार दिया। अभी देखिए, अभी हाल फिलहाल पटना की जो बात है, एक छात्रा आ रही थी कोचिंग से, एक लड़का सरेआम गोली मार के चला जाता है। इस बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कानून व्यवस्था जो है वो सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। और ये सिर्फ बिहार सरकार के सामने नहीं है, पूरे देश के अंदर तमाम सरकारों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती जो है इस समय है वो कानून व्यवस्था है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो घटनाएं हो रही हैं, उसकी 2-3 वजह मैं मानता हूँ। एक तो ये कि जो जुडिशियल सिस्टम है और जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें बहुत लैकुना है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। पुलिस पकड़ती नहीं है, पकड़ती है तो पुलिस किस तरीके से करती है आप जानते हैं। अदालतों में इतना समय लगता है कि सज़ा जल्दी नहीं मिलता है लोगों को। तो इसलिए ये बहुत व्यापक चीज़ है और इस पे मेरा मानना है कि सरकार की कामयाबी और नाकामी जो है वो कानून व्यवस्था से साबित होती है। इसलिए हम लोग तो मुख्यमंत्री महोदय से भी आग्रह करेंगे, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से भी आग्रह करेंगे। कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है, हम लोग कांग्रेस सरकार में हैं, हम लोग ये भी नहीं कर सकते कि हम सरकार में नहीं हैं। लेकिन हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इस तरीके की व्यवस्था हो कि भय का माहौल बिहार में न रहे। अगर भय का माहौल होगा, अगर आपराधिक घटनाएं होंगी, बढ़ेंगी, तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष में लोग हैं उनको बोलने का मौका मिलेगा। इसलिए ये बड़ी जिम्मेदारी है महागठबंधन सरकार पे, महागठबंधन दलों के नेताओं पे भी जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधि पे जिम्मेदारी है। एमपी एमएलए नहीं बच सकते इस बात से। उनके इलाके में अगर कोई घटना होती है, उनकी बड़ी जवाबदारी है कि वो एसपी से और जो थाना, जो कंसर्निंग थाना है, उन सबको ये करें। मैं तो आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री महोदय जनता दरबार लगाते हैं, उसी तरीके से हर जिला के अंदर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे मंत्री हैं, जिन जिलों के मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, जो हमारे विधायक और एमपी हैं, जो महागठबंधन दलों के हैं, उन लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि उन लोगों को जनता का चौपाल लगाना चाहिए और जो उनकी समस्याएं हैं, चाहे केस मुकदमा से जुड़ा हुआ मामला हो या और भी जो सारे मामले हैं, उस पर बातचीत करना चाहिए, उनके समाधान का रास्ता निकालना चाहिए। इसलिए कि सिर्फ प्रशासन को जिम्मेदार ठहराकर हम लोग नहीं बच सकते कि पुलिस काम नहीं कर रही है। पुलिस अगर नहीं कर रही है तो पुलिस से हम काम नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए हमारी जवाबदेही भी है। इसलिए कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सख्ती से निपटना होगा और डर होना चाहिए अपराधियों के दिल में। इस तरीके की व्यवस्था बिहार में कायम हो, यही हम लोग चाहते हैं। अच्छा सर, शराबबंदी पर आपका क्या ख्याल है? शराबबंदी बिहार को विकास किया कि विनाश किया है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि शराबबंदी कानून बहुत अच्छा है, लेकिन इस पे बहुत सारी बातें भी हुई हैं, इसमें संशोधन भी हुआ है, सरकार ने किया है। देखिए, जब चीज़ें कोई अच्छा काम होता है ना, तो उसमें कुछ चीज़ें खराब भी घुस जाती हैं।
तो ये इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि कानून बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से लागू हुआ है, जिस तरीके से धरातल पे आया, उसमें कुछ कमी नीचे स्तर पे आई, जिसका कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया, माफियाओं ने इसका इस्तेमाल किया। और बड़े पैमाने पे आप देख रहे होइएगा, लगातार शराब की खेपें पकड़ी जा रही हैं बिहार में। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग नहीं सेवन कर रहे हैं, चोरी छुप के लोग कर भी रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं जब पकड़े जाते हैं तो बक्से भी नहीं जा रहे हैं। आपको सर ये नहीं लगता कि नौजवान लोगों का भविष्य मतलब अंधेरे में जा रहा है? आप सुनते होंगे कि छोटे छोटे लड़के स्मगलिंग करना शुरू कर दिए हैं, शराब का खेप पास करते, जिनके हाथों में कलम किताब होना चाहिए, वो दारू की मतलब स्मगलिंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एक तरह से कानून भी एक थोपा भी गया? अगर कानून की बात हो तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, आपने सुना भी होगा उनका ऑर्डर, कि क्या आपने इसका विश्लेषण किया था कि क्या होगा? आज 2 लाख लोग इस मामले में अंदर जेल में बंद है, बहुत सारा केस विचाराधीन, और आए दिन दिन पर दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अब इस कानून को खत्म कर दिया जाए? देखिए, इसी सब को ध्यान में रखकर सरकार ने अभी पिछले दिनों संशोधन किया था कि जो पहली बार पकड़े जाते हैं उनको जेल सीधे नहीं भेजना है, उनको वार्निंग देके या उन पे पेनल्टी करके इस तरीके से करने का एक प्रावधान सरकार ने किया है। मैं देखिए, इसमें इस कानून को ख़त्म करने के पक्ष में मैं नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि शराबबंदी कानून रहे, इसलिए। लेकिन जब सर इलेक्शन हुआ था, उस समय तो आपके पार्टी की तरफ से बोला गया था कि शराबबंदी कानून को खत्म करेंगे, और तेजस्वी जी ने भी बोला था मंच से चढ़ के खत्म करेंगे। तो फिर इस समय किस बात का समर्थन, यानी नीतीश जी के बातों को समर्थन कर रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि सब लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन उस प्रावधान का जो गलत इस्तेमाल हो रहा था ना, उसके खिलाफ लोग थे। कांग्रेस पार्टी भी थी, मूल भावना के खिलाफ थी कि साहब इसके नाम पर भी प्रताड़ित किया जा रहा है लोगों को। और बहुत सारे कानून जिसमें सरकार ने छूट दिया, सरकार ने बहस कराया विधानसभा के अंदर संशोधन। आप ये समझ लीजिए, अगर आपको ये याद होगा कि जिस तरीके से विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया और इस पर लगातार विधानसभा में जब हंगामा हुआ, चर्चा हुआ, तो उसके बाद संशोधन भी इस कानून में सरकार को करना पड़ा। तो ये जीत थी, और यही सारी चीज़ें हैं जो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ने किया है। और ये मैं आपको अभी भी ये कह रहा हूँ कि इस कानून के आने से बहुत सारे परिवारों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। बहुत सारे गरीब परिवार हैं जिनके यहाँ शराब एक बहुत बड़ा कारण था विवाद का, बर्बादी का, उसमें बहुत हद तक कामयाबी मिली। तो कुछ अच्छा साइड इफेक्ट होता है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उसको हम लोगों को लेके चलना चाहिए। इसमें मानिए, आप ये मानना होगा कि शराबबंदी कानून से कुछ फ़ायदा हुआ है, और उसको और अच्छा व्यापक बनाने के लिए कोई भी जब कानून होता है तो उस पर बार बार विचार विमर्श और विश्लेषण होता रहता है। सरकार अपने स्तर पे करती है, हम लोगों के पास भी जो फीडबैक आता है एक संगठन के माध्यम से हम लोग भी पार्टी को देते हैं। और आपको मैं एक चीज़ अभी बताना चाहता हूँ कि इस बार राजीव गांधी जी की जयंती के मौके पर यूथ कांग्रेस ने एक संकल्प लिया है, समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प। और हम लोग पूरे देश के अंदर युवा कांग्रेस के साथ ही हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और श्रीनिवास जी के मार्गदर्शन में हम लोग पूरे देश के अंदर ये अभियान चलाएंगे, नशा मुक्त, नशा छोड़ो, भारत जोड़ो। भारत जोड़ने के लिए अब नशा छोड़ना पड़ेगा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ शराब नहीं है। आज बहुत सारे नौजवानों को आप सुनते होंगे कि वो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और भी नशीली पदार्थों का। आज के अखबारों में खबरें छपी हैं, हाँ, आज के अखबार में खबरें छपी हैं, सीतामढ़ी के अखबार में, कि नशा का माहौल बन रहा है, बहुत सारे जगह पकड़ा गया है, बच्चों में इस तरीके की प्रवृत्ति पैदा हुई है। युवा कांग्रेस एक समाज के एक संगठन होने के नाते ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी थी कि समाज में जो एक खराब व्यवस्था पैदा हो रही है उसके खिलाफ हम लोग लड़े। हम लोग युवा कांग्रेस इसके खिलाफ पूरे देश के अंदर अभियान चलाएगी, बिहार में भी चलेगा, सीतामढ़ी में भी चलेगा। नशा छोड़ो भारत जोड़ो अभियान युवा कांग्रेस कर रही है, और इसके माध्यम से भी हम लोग लोगों को जागरूक करेंगे। और हम लोग तो चाहते हैं कि समाज ऐसा बन जाए जिसमें किसी इस तरीके के कानून की जरूरत ही ना पड़े। आज समाज अगर मान ले बात, तो फिर शराबबंदी कानून की क्या जरूरत है, लेकिन लोग नहीं मानते, इसीलिए सरकार की भी कभी कभी मजबूरी होती है कुछ कानूनों को लागू करना। तो आखिर में मेरा शमशेर नवाज जी से सवाल है, अगर शमशेर नवाज जी कल किसी जनप्रतिनिधि के पद पे पहुंचते हैं तो वो सीतामढ़ी के विकास के लिए क्या करेंगे? देखिए, मेरा तो सपना ये है कि सीतामढ़ी की जब बात हो, जब नाम आए,
तो पूरे देश के अंदर लोग बोले कि सीतामढ़ी एक बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत एक खूबसूरत जगह है जहाँ लोगों को एक बार जरूर जाना चाहिए। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, लोग कैसे बोलते हैं केरल जाना चाहिए, शिमला जाना चाहिए, कुफरी जाना चाहिए, धर्मशाला जाना चाहिए। एक बार जीवन में लोग बोलते हैं बेंगलोर जाके देखो कैसा बसा हुआ है, चंडीगढ़ जरूर जाओ, देखो जाके चंडीगढ़ में क्या है। उसी तरीके से हम लोग ये चाहते हैं कि धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर सीतामढ़ी को विकसित करना। मैं जनप्रतिनिधि बनूं न बनूं, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी यहाँ के एक नागरिक के नाते है कि सीतामढ़ी का विकास हो, धार्मिक पर्यटन स्थलों को उसको जो उसका हक है वो उसको मिले। यहाँ पे ऐसी बुनियादी सुविधाएं हो कि हमारे लोगों को पलायन करके रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े, और इतना सुंदर अच्छा माहौल हो कि पूरी दुनिया से लोग सीतामढ़ी को देखने आए। यही हम सब लोगों की कामयाबी होगी। विधायक एमपी तो कोई भी बन जाएगा, लोग बनते रहे हैं, आगे भी लोग बनेंगे। अगर मुझे भी ये मौका मिलेगा मैं भी बन के कोशिश करूँगा, लेकिन एक आम सीतामढ़ी के नागरिक होने के नाते ये मेरा सपना भी है, और यही हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि सीतामढ़ी ऐसा हो कि पूरी दुनिया में और कम से कम इस देश में ज़रूर सीतामढ़ी की बात हो। ये हम सब चाहते हैं। सर एक चीज़ और है कि आज के टाइम में नेता लोग ना अपनी बातों से बड़ी जल्दी पलट जाते हैं। कभी मंच पे कुछ कहते हैं, फिर अगली बार वो अपनी सुविधा अनुसार बातों को अपने हिसाब से जोड़ लेते हैं। ऐसा आपको नहीं लगता कि जनता को लोग ठग रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं? अगर अच्छे जनप्रतिनिधि, हम जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं सर? क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मैं अपनी आवाज़ें लेकर नहीं जा सकता हूँ, इसलिए तो हम आपको जनप्रतिनिधि बनाते कि आप मेरी समस्याओं को, मेरा सब जो चीज़ें हैं, जो मूलभूत मेरी सुविधा आप मुझे देंगे। आज आप देखें सीतामढ़ी का वार्ड में, ज़्यादातर वार्ड आप घूमें, नरकीय व्यवस्था। यहाँ पे निगम क्या बोलते हैं, परिषद से निगम तो बन गया, पर सीतामढ़ी में कुछ बदलाव नहीं हो पाया। जहाँ देखिए वहीं लूट बाजारी है, लूट खसोटी है, किसी वार्ड में काम नहीं है। जाके देखिए, लोग कहने को, मैं तो कह रहा हूँ कि इस सीतामढ़ी से अच्छा है कि गांव देहात का एक गांव अच्छा जो साफ सफाई के मामले में, लेकिन यहाँ का वार्ड का बहुत नरकीय स्थिति है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये इसके बारे में तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि चूँकि अभी यहाँ पे नगर परिषद से नगर निगम बना है और बहुत सारी व्यवस्था, सफाई को लेके बड़ा हमेशा बातचीत होती है, और बहुत ज़्यादा शहर में जो कूड़ा निकलता है उसकी सफाई नहीं हो पा रही, और सफाई में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार की भी बात होती है। जिस कंपनी को सरकार ने लगाया है उसमें बड़े पैमाने पे घोटाला की भी बात आई है, उसकी भी जांच हो रही है। विभिन्न स्तर पर लोगों ने शिकायत की है, पार्षदों ने भी शिकायत की थी। और जहाँ तक बुनियादी सुविधाओं का सवाल है, मुझे ऐसा लगता भी है और यही सच भी है कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि जिम्मेदारी लोगों ने अपनी नहीं निभाई, और हर आदमी इस चक्कर में रहा कि हमको एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाना है, लेकिन वो सीढ़ी बचेगी कि नहीं बचेगी इसका किसी को मतलब नहीं। इसी वजह से सीतामढ़ी की हालत ख़राब है, क्योंकि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वार्ड स्तर पे रहे हों और जिला स्तर पे रहे हों, विधायक एमपी हैं, बहुत जिम्मेदारी से अगर ये लोग काम करें तो सीतामढ़ी के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब यहाँ धार्मिक पर्यटन स्थल बनेगा, यहाँ पे बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा, तो निश्चित रूप से स्टैंडर्ड जो है वो भी इम्प्रूव होगा। और सफाई बड़ी समस्या है, जाम बहुत बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। यहाँ आप पार्किंग नहीं कर सकते सीतामढ़ी में, जिसके बारे में हम लोगों ने डीएम महोदय से आग्रह भी किया है कि आप मल्टी लेवल पार्किंग बनाइए। यहाँ पे जो पुराना नगर परिषद का दफ्तर है उसके नीचे मल्टी लेवल पार्किंग आप बनाइए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या सीतामढ़ी के लोग इतना पैसा दे पाएंगे? मैंने उनसे एक ही बात कहा कि सर ऐसा है कि जब सुविधा आप देंगे तो पैसा कोई भी देने के लिए तैयार है, इसलिए पहले तो सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। यहाँ पे पार्किंग बड़ी समस्या है, यहाँ पे सफाई की बड़ी समस्या है, यहाँ स्वच्छ पेयजल की समस्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लाइफ लाइन है सीतामढ़ी की, लखनदई नदी, उसकी क्या हालत है आप देख ही रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपया उस पर खर्च हुआ है ताकि वो उसका अभी भी ढाक के तीन पाती है, लेकिन अविरल धारा उसका नहीं बन पाया है। हम लोगों को भरोसा है कि अविरल धारा हो जाए तो लाइफ लाइन है। हम सब लोग चाहते हैं कि लखनदई नदी भी साफ़ सुथरी हो, क्योंकि हमेशा नदियों के किनारे ही सभ्यता और जो पूरा यानी कि विस्तार होता है मानवता का, इसलिए लखनदई नदी भी एक विरासत है हम लोगों के लिए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सीतामढ़ी में अच्छी सुविधाएं हों, और हम लोगों को ऐसा भरोसा है कि जो आने वाला समय है
निश्चित रूप से महागठबंधन की जो सरकार है उसके जरिए हम लोग सीतामढ़ी के विकास के लिए जरूर बहुत कुछ कराने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे शमशाह नवाज जी, जिनसे मैंने बहुत सारी मुद्दों पे बात किया, और सबसे जो इन्होंने बहुत बेबाकी से इन्होंने बात किया कि इस सीतामढ़ी में जो मूलभूत जो समस्या है, जाम का, पार्किंग का, गंदगी का, नहीं बहुत सारा समस्या, तो इन समस्याओं से भी निजात पार मिलना चाहिए। और ये समय समय पर आप देखते होंगे हमारे चैनल पे कि समय समय पर ये आंदोलन करते आपको मिलते होंगे, कहीं पुतला दहन करते मिलते हैं, यानी कि ये घर में कम रहते हैं और सड़कों पे ज़्यादा रहते हैं। तो मेरा भी यही कामना है कि इसी तरह के लोग जो है हमारे समाज में जनप्रतिनिधि बनकर आए, जिससे एक अच्छे विचार के लोग आएंगे तो हमारे समाज का भी विकास होगा, हमारा देश का भी विकास होगा, हमारा राज्य का भी विकास होगा। तो मैं आज का जो ये वार्तालाप है यही समाप्त करता हूँ। मैं कैमरामैन संजू गुप्ता के साथ दीपक कुमार, नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।